नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। इस खास शो में बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के हर देश पर पड़ता है। हम आपको ले चलेंगे दुनिया के कोने कोने में और बताएंगे कि क्या कुछ आपके लिए खास आज हम लेकर के आए हैं। तो वर्ल्ड नाउ की पहली खबर में हम बात करेंगे अमेरिका ईरान तनाव के बीच बातचीत की। दुनिया देख रही है जिनेवा, लेकिन खतरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज में है। ईरान का शक्ति प्रदर्शन कूटनीति के चेहरे पर सीधा तमाचा है और अगर आज दूसरे दौर की बातचीत फेल हो गई तो क्या होगा। इजराइल की उंगली ट्रिगर पर है और खाड़ी के समंदर में बारूद बिछ चुका है। यह वार्ता आखिरी उम्मीद है या महाविनाश की शुरुआत है। वक्त क्योंकि खत्म हो रहा है और दुनिया की सांसें थमी हुई हैं, क्योंकि आज रात इतिहास बदलने वाला है। वर्ल्ड नाउ में दूसरी खबर में हम बात करेंगे ट्रंप शासन में न्याय व्यवस्था की कि क्या अमेरिका का न्याय अब सेल पर है। क्या व्हाइट हाउस अपराधियों के लिए एग्जिट डोर बन चुका है। दूसरी तरफ सत्ता संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कानून की किताब ही बदल दी है। एक साल में 1800 से ज्यादा अपराधियों की रिहाई कर दी गई है, यानी हर दिन औसतन 6 गुनहगारों की माफी होती है। आरोप है कि यह रहमदिली नहीं बल्कि एक ट्रांजैक्शनल खेल है, पैसे और वफादारी के बदले आजादी। व्हाइट कॉलर अपराधियों और अरबपतियों के लिए ट्रंप की कलम सबसे ज्यादा चल रही है। क्या यह लोकतंत्र का नया चेहरा है या संवैधानिक शक्तियों का सबसे बड़ा दुरुपयोग है। जब कानून की देवी की आंखों पर डॉलर की पट्टी बांध दी जाए तो अंजाम क्या होगा। इस पार्डन स्कैम की पूरी स्टोरी हम आज आपको बताएंगे। इसके साथ ही वर्ल्ड नाउ में तीसरी खबर में हम बात करेंगे आईएसआईएस आतंकी संगठन की कि दुनिया के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये क्यों कह रहे हैं, जरा समझिएगा ध्यान से। आतंकवादियों के हाथ में परमाणु बम आने वाला है, क्योंकि इस तरीके का ये पूरा वाकया नजर आ रहा है। नाइजर के न्यायालय में रखे 1000 टन यूरेनियम का जो खजाना है वो आईएसआईएस के शैतानों के हाथ लग सकता है। उन्होंने हमला किया, वो नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने कसम खाई है कि वे दोबारा लौट करके जरूर आएंगे। और अगर ये येलो केक उनके हाथ लग जाता है तो इससे 107 परमाणु हथियार बन सकते हैं। अब न्यूयॉर्क से लेकर दिल्ली तक कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। और क्या न्याय में की जो दीवारें हैं दरिंदों को रोक पाएंगी। यह सिर्फ एक हमला नहीं, पूरी मानवता के वजूद पर खतरा है। और क्या दुनिया हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी। ये पूरी खबर क्या है वो मैं आपको समझाऊंगी वर्ल्ड नाउ में विस्तार पूर्वक। लेकिन चौथी बड़ी जानकारी कौन सी होने वाली है वर्ल्ड नाउ की, वो जरा जान लीजिए। हम बात करेंगे 3000 साल पुराने सोने के शहर की। वक्त की रेत ने जिसे 3000 सालों तक छुपा करके रखा, आज वो दुनिया के सामने आ चुका है। इजिप्ट के रेगिस्तान में इतिहास का सबसे बड़ा खजाना मिला है, द लॉस्ट गोल्डन सिटी। तूतनखामुन के मकबरे के बाद इसे सदी की सबसे बड़ी खोज कहा जा रहा है। यह एक ऐसा शहर है जहां फिरौन का शासन आज भी दीवारों पर जिंदा है। मिट्टी के बर्तन से लेकर के सोने के ताबीज तक ऐसा लगता है जैसे कल ही यहाँ के लोग कहीं गायब हो गए, लेकिन वे गए कहां और ये शहर रेत में दफन कैसे हुआ। क्या यह सिर्फ एक शहर है या फिरौन का कोई पुराना शाप। पुरातत्वविद भी हैरान है और दुनिया दंग है। 30 सदियों का सन्नाटा अब टूटने वाला है और यह इतिहास की सबसे बड़ी खोज है। इस इतिहास की सबसे बड़ी खोज के बारे में आपको वर्ल्ड नाउ में हम पूरी जानकारी देंगे। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है और माचिस जल चुकी है। एक तरफ स्विट्जरलैंड के जिनेवा में राजनयिक सूट बूट पहन करके शांति की बात करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज की लहरों पर ईरान के विध्वंसक और मिसाइलें दहाड़ लगा रही हैं। आज जिनेवा में दूसरे दौर की बातचीत है, लेकिन क्या यह बातचीत वाकई युद्ध रोकने के लिए है या सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। क्योंकि मेज पर बैठने से ठीक पहले ईरान ने समंदर में अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया। हॉर्मुज में युद्धाभ्यास की लहरें अभी थमी भी नहीं थी कि ईरान ने इंटरनेट पर एक नया धमाका कर दिया है। जरा ये तस्वीर देखिए। ये एआई वीडियो जारी किया गया है ईरान की तरफ से। आईआरजीसी यानी ईरान के
जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है, उससे जुड़ा हुआ जो मीडिया अकाउंट है, उसकी तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है और ये वीडियो देखते ही देखते वायरल भी हो गया है। इसे देख करके पेंटागन तक के होश उड़ गए हैं। क्यों, जरा वो भी जान लीजिए। क्योंकि ये कोई आम वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक एआई जनरेटेड वॉर सिमुलेशन है। तस्वीरें जरा देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ आसमान से आती हुई ये मिसाइलें नजर आएंगी। ये ईरानी मिसाइलें हैं जो आसमान चीरते हुए आती हैं और अमेरिकी नेवी के इस सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर की गहराई में दफन कर देती है। अब ये तस्वीरें जब एआई वीडियो के माध्यम से जारी की गई हैं, तो ये एक चेतावनी भी जारी कर दी गई है अमेरिका के लिए कि यूएसएस अब्राहम लिंकन हो या फिर गेराल्ड हो, उसका हाल हम यही करने वाले हैं अपने मिसाइलों के दम पर। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये एक तकनीकी कलाकारी है या फिर ईरान के दिमाग में चल रही असली जंग का ब्लूप्रिंट है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये कोई आम वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक एआई जनरेटेड जो वॉर सिमुलेशन है। उसके बाद ये माना जा रहा है कि ईरान सीधा सीधा संदेश दे रहा है अमेरिका को कि यही होने वाला उसके साथ। लेकिन ये संदेश उस वक्त आ रहा है जब एक तरफ कूटनीति की मेज है तो दूसरी तरफ समंदर में तबाही का ये वीडियो है और दुनिया डिजिटल वर्ल्ड वॉर के दौर में प्रवेश कर चुकी है। और अगर ये प्रोपेगेंडा हकीकत में बदल जाता है तो नक्शा बदल दिया जाएगा। सवाल सीधा कि अगर आज जिनेवा में बात बिगड़ गई तो क्या कल दुनिया तीसरा विश्व युद्ध देखेगी? बातचीत से पहले पूरा माहौल बना लिया गया है, लेकिन ईरान माहौल नहीं, खौफ पैदा कर रहा है। कैसे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां ईरान की रैपिड रिस्पांस फोर्स युद्धाभ्यास कर रही है। और ये एक महज ड्रिल नहीं है, ये वॉशिंगटन को सीधा संदेश है कि अगर मेज पर तुम्हारी शर्तें हमें पसंद नहीं आई तो हम दुनिया की रगों में दौड़ने वाला तेल रोक देंगे। क्या कोई देश शांति वार्ता से पहले अपनी मिसाइलों को रेडी टू फायर मोड पर रखता है? क्योंकि इन्होंने तो रखा हुआ है। ये कूटनीति है या खुल्लम खुल्ला धमकी है? पहले दौर की बातचीत बेनतीजा, उसके पहले भी तुर्की ने बुलाया था ईरान को समझाने के लिए, वो भी बेनतीजा। उसके बाद अमेरिका ईरान एक टेबल पर ओमान में, बेनतीजा। दूसरा दौर अमेरिका ईरान और ओमान की मध्यस्थता दावोस में, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अब उसका क्या होगा? लेकिन दरअसल अमेरिका यह चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से दफन कर दे। ईरान कहता है पहले पाबंदियां हटाओ फिर बात करो। दूसरे दौर में जिनेवा की मेज पर तनाव इतना होगा कि उसे चाकू से काटा जा सकता है। इस बातचीत को लेकर के ट्रंप के सलाहकार लिंडसे ग्राहम ने क्या कहा है, वो आपको सुनाते हैं। The bottom line is we're into weeks, not months, in terms of decision making. The Iranian people are hanging on. I attended a rally of 250,000 people in Munich. It's one of the most satisfying experiences of my professional life. तो लिंडसे ग्राहम का बयान आपने सुना, उसके बयान के मायने क्या है जरा वो जान लीजिए। ईरान पर बहुत जल्द फैसला होने वाला, उनका ये कहना है। और आज की बातचीत के बाद फैसला मुमकिन, अगर वार्ता फेल हो गई तो ईरान पर फैसला जल्द लिया जाएगा। ईरान को लेकर के अमेरिका की जो पूरी तैयारी है उसके बारे में वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या ईरान के 35 साल पुराने साम्राज्य का सूरज डूबने वाला है? क्यों? पहले आप ये लिंडसे के बयान के मायने एक बार फिर से समझ लीजिए कि क्या है उनका कहने का मतलब। उनका कहना है कि ईरान पर बहुत जल्द फैसला होने वाला है। आज की बातचीत के बाद फैसला मुमकिन है और अगर वार्ता फेल हो जाती है तो ईरान पर फैसला जल्द ले लिया जाएगा। यानी ईरान को लेकर के अमेरिका की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ईरान के 35 साल पुराने साम्राज्य का सूरज डूबने वाला है? एक तरफ अमेरिका की घातक घेराबंदी है, दूसरी तरफ 86 साल के खामनेई की गिरती हुई सेहत। तेहरान की सत्ता के गलियारों में अब शांति नहीं, कयामत की आहट है। जिनेवा में वार्ता की मेज सिर्फ एक बहाना है, असली खेल तो खामनेई के उत्तराधिकारी का है। अमेरिका और इजराइल जानते हैं कि ईरान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे कमजोर दौर में है, कमजोर दौर से वो गुजर रहा है। लेकिन क्या खामनेई के रहते
व्हाइट हाउस रिजीम चेंज का बटन दबा देगा। अंदरूनी खबर यह भी आती है कि उत्तराधिकारी की जंग अब सड़कों पर आ चुकी है। मुस्तफा खामनेई सत्ता संभालेंगे या ईरान गृह युद्ध की आग में चलेगा? अमेरिका के साथ तनाव के बीच खामनेई की एक भी चूक ईरान के लिए आखिरी साबित हो सकती है और इतिहास गवाह है कि तानाशाह अक्सर जंग के शोर में ही गिरते हैं। और क्या 2026 ईरान के इस्लामी गणतंत्र के अंत का साल बनेगा? क्योंकि इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और वक्त अब बहुत ज्यादा कम हो गया है। खामनेई के जाने का काउंटडाउन किस तरीके से शुरू हुआ है वो जरा मैं आपको बता दूं। विकल्प नंबर 1 उसके बाद खामनेई को सत्ता से अमेरिका हटा सकता है, सत्ता से हटाने के लिए ईरान पर हमला कर सकता है। विकल्प नंबर 2 के तौर पर खामनेई के जाने के काउंटडाउन में वो जान लीजिए अमेरिका महीनों तक इंतजार के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है और जल्द हमला शुरू कर सकता है अमेरिका, यह भी बताया जा रहा है। हालांकि ऑप्शन नंबर 3 में पहले कूटनीतिक तरीके से सत्ता परिवर्तन वो करना चाहता है और अगर कूटनीति नहीं चली तो ईरान पर वो बड़ा हमला भी करने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इन सब के बीच में जो अमेरिका के तेवर कड़े हैं, पेंटागन की फाइलें खुल चुकी हैं और अगर आज जिनेवा से सफेद धुआं नहीं निकला तो समझ लीजिए कि खाड़ी देशों के आसमान में लड़ाकू विमानों का काला धुआं दिखना तय है। यह सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं रहेगी, ईरान के पीछे रूस और चीन की परछाई है, अमेरिका के साथ इजराइल और नाटो की ताकत है। इजराइल पहले ही यह कह चुका है कि वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा, चाहे उसे अकेले ही हमला क्यों ना करना पड़े। और अगर एक भी मिसाइल तेहरान या तेल अवीव पर गिर जाती है तो दुनिया 2 हिस्सों में बंट जाएगी। यूक्रेन और गाजा के बाद क्या दुनिया एक और महायुद्ध झेलने की स्थिति में है? इसका सीधा सा जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये जो सत्ता की हवस है, वर्चस्व की जंग है और तर्क, कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। क्योंकि आम आदमी सोच रहा होगा कि जिनेवा में क्या होता है उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ेगा क्योंकि अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो पेट्रोल की कीमतें रॉकेट बन जाएगी, क्योंकि वैश्विक सप्लाई चेन टूट जाएगी और महंगाई का वो तांडव शुरू होगा जो इतिहास ने नहीं देखा होगा। जिनेवा में आज जो फेलियर होगा उसकी कीमत आपकी और हमारी जेब से चुकाई जाएगी। आज की रात लंबी होने वाली है क्योंकि जिनेवा से आने वाली हर खबर पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं कि क्या कूटनीति जीतेगी या बारूद का गुबार सब कुछ ली जाएगा। हॉर्मुज में युद्धाभ्यास से अमेरिका को सीधी चेतावनी दी जा रही है। क्या चेतावनी दी जा रही है हॉर्मुज में युद्धाभ्यास करके अमेरिका को, जरा वो जान लीजिए। बातचीत से ठीक पहले ईरान का युद्धाभ्यास, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का युद्धाभ्यास हो रहा है। मिलिट्री और नेवी इसमें शामिल है। क्या क्या शामिल किया गया है इसमें? बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें, कद्र 110, कद्र 380 मिसाइल, कद्र 360 मिसाइल। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। युद्धाभ्यास के जरिए अमेरिका को धमकी दी जा रही है। युद्धाभ्यास से अमेरिका को अपनी ताकत ईरान दिखा रहा है कि अगर हमला हुआ तो ईरान भी तैयार बैठा हुआ है। अब जब जिनेवा में दूसरे दौर की बातचीत है, लेकिन ईरान वहां खाली हाथ नहीं गया है। उसके साथ और उसके हाथ में कूटनीति की फाइल है और दूसरे हाथ में मिसाइल का रिमोट है। ईरान का ये युद्धाभ्यास अमेरिका के लिए एक सीधी ब्लैकमेलिंग है। वो ये कह रहा है कि या तो पाबंदियां हटाओ या फिर खाड़ी के समंदर को कब्रिस्तान बनते हुए देख लो। सवाल यह है कि क्या ट्रंप और उनका प्रशासन इस दबाव में झुकेगा या फिर समंदर की लहरें लाल होने वाली है। ईरान की इस गुस्ताखी को दुनिया चुपचाप नहीं देख रही है। रेड सी में पहले से तनाव है और अब हॉर्मुज में ईरान के इस ड्रिल ने इजराइल को और मौका दे दिया है। इजरायली खुफिया एजेंसियां और उनकी वायुसेना किसी भी वक्त प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी पहले हमला करने की ताक में है। अगर ईरान की एक भी मिसाइल अपनी हद से बाहर निकली तो खाड़ी में 5th फ्लीट के अमेरिकी विमान वाहक पोत चुप नहीं बैठेंगे। हम एक ऐसी स्थिति में है जहां एक छोटी सी गलती, एक गलत फायर
पूरी दुनिया महायुद्ध की आग में झुलस जाएगी। जिनेवा में होने वाली वार्ता पर नजरें टिकी हुई हैं। वार्ता फेल होते ही हमला शुरू हो जाएगा। अब वार्ता फेल होते ही हमला किस तरीके से शुरू होगा, जरा वो जान लीजिए। हो क्या रहा है, ईरान के आसपास यूएस सेना का जो बड़ा जमावड़ा है वो देखने को मिल रहा है। ईरान के चारों तरफ अमेरिकी घेरा बना हुआ है और यह ट्रंप ने पूरी स्ट्रेटजी पहले से बनाई हुई थी। इसके लिए बाकायदा हजारों सैनिक, फाइटर जेट, मिसाइल लेस युद्धपोत तैनात कर दिए गए थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बड़े बड़े हथियारों की तैनाती, कौन कौन से वो बड़े हथियार हैं? F-35 लड़ाकू विमान इसमें है। इसके अलावा फोकस एयरक्राफ्ट भी इसमें है। एयरक्राफ्ट कैरियर कौन कौन से हैं इसके साथ? USS गेराल्ड, B-52 बॉम्बर, इनकी तैनाती भी वहां पर की गई है। टॉमहॉक मिसाइलें भी वहां पर हैं। कैरेबियन सी में 2 कैरियर डिस्ट्रॉयर और सबमरीन पहले से तैनात। अब खास बात क्या है वो जरा जान लीजिए। खास बात यह है कि हफ्तों तक चलने वाले सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका जुटा हुआ है। बहुत लंबा तो वो भी नहीं चाहता, लेकिन उसने तैयारी लंबे की कर रखी है। लेकिन अमेरिका चुपचाप अपने सैन्य ताकतों को रेडी टू फायर मोड में रखकर बैठा हुआ है और ईरान का ये युद्धाभ्यास शांति की कोशिशों पर एक तमाचा है। जिनेवा की मेज पर बैठे लोग शायद फाइल्स में उलझे रहे, लेकिन हॉर्मुज की लहरें हकीकत बयां कर रही है कि बारूद बिछ चुका है, चिंगारी जल रही है, बस धमाके का इंतजार है। क्या आज की रात शांति की आखिरी रात होगी या फिर कल सुबह हम एक नई जंग की खबरों के साथ जागेंगे? दुनिया सांस रोक करके देख रही है, क्योंकि हॉर्मुज की हलचल किसी के लिए भी शुभ नहीं। जिनेवा में होने वाली बातचीत पर ट्रंप ने क्या कहा है वो भी आपको जरा सुना देते हैं। What are you expecting from these Iran talks in Geneva tomorrow? So I'll be involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. It's been typically Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators, or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential. And we had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. They want to make a deal. Have you been told that a deal is next to impossible? No. I think they want to make a deal. I don't think they want the consequences of not making a deal. They want to make a deal. अमेरिका अपनी हेकड़ी दिखा रहा है, लेकिन तेहरान से जो गूंज आ रही है वो साफ है, ईरान झुकेगा नहीं। आज भले ही जिनेवा में दूसरे दौर की बातचीत है, लेकिन कमरे के बाहर माहौल बिल्कुल बारूद जैसा है। और अगर आज ये मेज टूटी तो फिर कोई मेज सजेगी नहीं, सीधा रणभूमि सजेगी। क्या विनाश के पहले अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं? कूटनीति का नियम है कि बातचीत के वक्त बंदूकें मैदान में होती है, लेकिन ईरान ने अपनी पूरी तोपें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात कर दी है। जिनेवा में डेलीगेट्स चाय पी रहे हैं और उधर हॉर्मुज में ईरानी जनरल मिसाइल के बटन पर हाथ रख करके बैठे हुए हैं और अरागची ने साफ साफ चेतावनी भी दे दी है। अब्बास अरागची ईरान के विदेश मंत्री, उनकी तरफ से क्या कहा गया? ईरान के साथ डील करना आसान नहीं है, यूरेनियम संवर्धन को जीरो करना स्वीकार नहीं है, सिर्फ परमाणु के मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत होगी, उन्होंने कहा। और समझौता चाहते तो परमाणु मुद्दे पर ही बात करें, ये भी वो कह रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर किसी भी तरीके से कोई बात नहीं करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइलों ने ईरान की हमेशा रक्षा की है। उनका कहना है कि अपनी रक्षात्मक क्षमता से खुद को हम दूर कैसे कर सकते हैं, इसीलिए वो और किसी मुद्दे पर बातचीत करना नहीं चाहते हैं। अब ईरान साफ कह रहा है कि हमें दबाने की कोशिश मत करो, वरना हम दुनिया की नसों यानी ऑयल रूट्स को काट कर रख देंगे। अब नियत में खोट हो और हाथों में हथियार हो तो वार्ता सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग बनकर रह जाती है। और वार्ता फेल होने का मतलब है मिसाइलों का आसमान में होना। वॉशिंगटन के गलियारों में बैठा ट्रंप वो ये समझ रहा है कि पाबंदियों के कोड़े मारकर वो ईरान को घुटनों पर ले आएगा, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि ये 2026 है। ईरान के पीछे रूस है, चीन है, परछाई की तरह है, जो अमेरिका के वर्चस्व को सीधी चुनौती भी दे रहे हैं। अब जिनेवा की मेज पर जब अमेरिकी
या अमेरिका ये कहता है कि परमाणु प्रोग्राम रोक दो, तो ईरान का जवाब होता है पहले अपने जुल्म रोक दो। जब दोनों तरफ से नो कॉम्प्रोमाइज का बोर्ड लगा हो तो समझ लीजिए कि वार्ता पहले ही फेल हो चुकी है। जिनेवा सिर्फ एक औपचारिकता है, असली फैसला तो समंदर की लहरें और रेगिस्तान की धूल करेगी ईरान के लिए। लेकिन यह आखिरी मौका हो सकता है। क्यों? परमाणु मुद्दे पर ईरान अमेरिका में बातचीत होगी। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो बैठक हो रही है उसमें ईरान और अमेरिका में दूसरी बार यह बातचीत हो रही है। अब वार्ता में कौन कौन गया हुआ है वो जरा मैं आपको बता दूं। अमेरिका गया हुआ है, अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ, ये ट्रंप के विशेष दूत है, और जेड कुशनर जो कि ट्रंप के दामाद हैं, वो भी गए हुए हैं। अब ईरान की तरफ से कौन गया है? अब्बास अराक्ची गए हुए हैं, विदेश मंत्री है ईरान के। मध्यस्थ कौन है? मध्यस्थता की भूमिका किसकी तरफ से निभाई जा रही है? तो ये निभाई जा रही है ओमान की तरफ से, और इसके ओमान की तरफ से भेजे गए हैं बद्र अल बुसैदी, विदेश मंत्री हैं ओमान के। इसके अलावा आमंत्रित सदस्य कौन कौन है? राफेल ग्रॉसी जो IAEA के चीफ है। अब इस पूरी मुलाकात का बैठक का एजेंडा क्या है? ईरान का परमाणु कार्यक्रम इसका एकमात्र एजेंडा है। ईरान अपनी शर्तों से एक कदम पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, और इस जिद्दी रवैये की कीमत कौन चुकाएगा? आप और हम। अगर ईरान ने हॉर्मुज बंद किया तो पेट्रोल की कीमतें नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को आग लग जाएगी। इजराइल अपनी उंगली ट्रिगर पर रख करके बैठा हुआ है, और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये हकीकत है। एक तरफ जिनेवा की नाकाम फाइलें हैं, दूसरी तरफ परमाणु रिएक्टर्स पर मंडराते हुए फाइटर जेट्स हैं। और अगर बातचीत फेल हुई, जो कि ईरान के तेवर से लग रहा है, तो तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बज चुका है, और दुनिया एक और महायुद्ध झेलने की ताकत रखती है। सवाल तो ये भी है, या फिर हम विनाश के इस तमाशे के मूक दर्शक बनकर के रह जाएंगे। अमेरिका ईरान में कैसे बातचीत होगी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अमेरिका ईरान के बीच में बातचीत कुछ इस तरीके से होगी। दोनों देशों में अप्रत्यक्ष बातचीत, आमने सामने बैठकर के बातचीत नहीं होगी। दोनों देशों के दल अलग अलग कमरे में रहेंगे। ओमानी विदेश मंत्री बुसैदी के जरिए ये बातचीत होने वाली है, जो कि मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए आए हुए हैं। इस वक्त हो क्या रहा है कि वक्त पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। जिनेवा से आने वाली हर एक सेकंड की खबर तबाही की आहट की चेतावनी दे रही है। झुकेगा नहीं ईरान का नारा दुनिया को कब्रिस्तान की तरफ ले जा सकता है। अगर बातचीत फेल हुई तो सवाल ये नहीं है कि जंग होगी या नहीं होगी, सवाल ये है कि कितनी जल्दी। जिनेवा में अगर नाकामयाबी होती है तो मौत के वारंट पर साइन होगा। क्या इंसानियत इस तीसरे विश्व युद्ध की आग से बच पाएगी, या फिर हम सिर्फ राख के ढेर पर बैठकर के अपनी गलतियों का हिसाब करेंगे? और अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, और सवाल यह है कि क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे जो शक्तिशाली लोकतंत्र है वो एक मंडी बन जाएगा? एक ऐसी मंडी जहां सब्जियां नहीं बल्कि इंसाफ बिकता हो। अमेरिका से आ रही खबरें रूह कपा देने वाली हैं। वो लोकतंत्र के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। दावा यह किया जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अपराधियों पर मेहरबान है, लेकिन ये मेहरबानी मुफ्त नहीं है। आरोप लग रहे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राज में अपराधियों के लिए जेल की दीवारें मुहम्मकी हो गई हैं। दावा है कि हर दिन 6 खूंखार अपराधी अपनी आजादी खरीद रहे हैं। पैसा फेंकिए, सलाखें टूट जाएंगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस को क्लियरेंस सेल बना दिया है? रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि हर दिन औसतन 6 अपराधी पैसा देकर के जेल की सलाखों से बाहर आ जाता है। सवाल ये कि क्या अमेरिका की न्याय व्यवस्था सेल पर चली गई है? क्या व्हाइट हाउस अपराधियों के लिए एक एग्जिट गेट बनकर के रह गया है? ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, गणित समझिए। अगर रोजाना 6 अपराधी छूट रहे हैं तो साल के 2190 अपराधी। और ये वो लोग नहीं है जिन्होंने रोटी चुराई है या वो सफेदपोश। ये वो सफेदपोश अपराधी हैं जिनके पास करोड़ों डॉलर का काला धन पड़ा हुआ है। दावा है कि ट्रंप प्रशासन ने एग्जीक्यूटिव क्लेमेंसी को एक बिजनेस मॉडल बना दिया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की फाइल्स में ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड दागदार है, लेकिन उनकी जेबें भरी हुई हैं। ये है
ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट या फिर करप्शन फर्स्ट? आरोप है कि इसमें भारी भरकम डोनेशन और लीगल फीस के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। ये न्याय है या सिर्फ व्यापार? ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति क्या क्रिमिनल्स फर्स्ट में बदल गई है? अमेरिका की जब स्थापना की गई तब वहां पर राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया गया था। इसके तहत राष्ट्रपति को किसी भी अपराधी की सजा को कम या रद्द करने की शक्ति दी गई है। हमारे देश में भी ऐसा है। समय समय पर राष्ट्रपतियों ने इसका इस्तेमाल अमेरिका में किया भी है, लेकिन 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्षमादान का एक अलग ही सिस्टम सेट कर दिया है। ट्रंप प्रशासन उन्हीं अपराधियों को क्षमा करता है जो अमीर है और पैसा देने की कुव्वत रखते हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट क्या कहती है वो आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति बनने के 1 साल के भीतर 1840 से अधिक क्षमादान दिए गए हैं। अलग अलग हस्तियों के लिए ये क्षमादान जारी किए गए हैं और ट्रंप ने अधिकांश क्षमादान अपने समर्थकों के लिए जारी किए हैं। क्रिप्टो करेंसी के अरबपति, बदनाम राजनेता, उन्हें क्षमादान दिया गया। रियलिटी टीवी स्टार के लिए भी क्षमादान जारी किया गया। व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया और औसतन देखा जाए तो हर दिन 6 अपराधियों के लिए क्षमादान जारी किया गया है। ये क्षमादान पैसे के बदले जारी किए जा रहे हैं। जनवरी 2026 में ट्रंप ने एक भ्रष्ट बैंकर को क्षमादान दिया। बदले में उस बैंकर की बेटी ने लाखों डॉलर का भारी दान दिया। ट्रंप समर्थक सुपर पीएसी को लाखों डॉलर का भारी दान दिया गया। इसी तरीके से कई और मामले सामने आए। बात अक्टूबर 2025 की करते हैं, जहां एक्सचेंज बाइनेंस के संस्थापक को माफ किया गया। चांगपेंग झाओ को मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आरोपों में माफ कर दिया गया। क्षमादान से पहले झाओ ने स्टेबल कॉइन को बढ़ावा दिया था। स्टेबल कॉइन ट्रंप परिवार की कंपनी है। ट्रंप ने एक भी आम अपराधी के लिए क्षमादान जारी नहीं किया है और पिछले 1 साल में एक भी आम अपराधी के लिए क्षमादान जारी नहीं करके ये बता दिया गया है कि आखिरकार अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है। कुख्यात जेफरी एप्स्टीन के पूर्व गर्लफ्रेंड ने क्षमादान मांगा, जारी करने की मांग की। पूर्व गर्लफ्रेंड ग्लेन मैक्सवेल ने भी क्षमादान जारी करने की मांग की और ट्रंप जल्द ही मैक्सवेल के लिए क्षमादान जारी कर सकते हैं, यह भी बताया जा रहा है। ट्रंप जेफरी एप्स्टीन दोनों पुराने दोस्त थे। अब तो तस्वीरें इंटरनेट पर जो वायरल हो रही हैं, जो साझा की गई हैं, वो ये बता रही हैं तो ये खेल होता कैसे है, जरा वो मैं आपको बताऊं। सीधा ट्रंप को फोन नहीं किया जाता है, इसके पीछे एक पूरा सिंडिकेट काम करता है। वॉशिंगटन के महंगे वकील, लॉबिस्टों की एक फौज। नियम सरल है, आप ट्रंप के इलेक्शन फंड में एक मोटा डोनेशन दीजिए, उनके गोल्फ क्लब की सदस्यता लीजिए, उनके करीबियों को कंसल्टेंसी फीस दीजिए। रिपोर्ट्स ये तक कहती हैं, ये रिपोर्ट्स कौन सी? न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य मीडिया आउटलेट्स की। उन्होंने ये पहले भी खुलासा किया था कि कैसे ट्रंप के कार्यकाल में पार्डन यानी माफी मांगने के लिए पैरवी की जाती है। अब 2026 में ये धंधा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। अगर आपके पास पैसा है तो कानून की देवी की आंखों पर डॉलर की पट्टी बांध दीजिए, उसके बाद देखिए कि होता क्या है। आलोचक इसे पे टू प्ले मॉडल कह रहे हैं, यानी पैसे दो आजादी पाओ। जब एक अपराधी पैसा देकर के छूटता है तो वो सिर्फ आजाद नहीं होता है, वो कानून का मजाक उड़ाता है। अमेरिकी पुलिस और FBI के अधिकारी दबी जुबान में कह रहे हैं कि उनकी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया गया है। और ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि वे जेल सुधार कर रहे हैं। इतना सब कुछ करके जेल सुधार कर रहे हैं। खूंखार ठग, ड्रग माफिया, उन्हें छोड़ना सुधार करना है या सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना है? इतिहास गवाह है कि जब राजा अपराधियों पर मेहरबान होता है तो प्रजा की शामत आ जाती है। ट्रंप के इस कैश फॉर फ्रीडम मॉडल ने अमेरिका की सड़कों पर डर का माहौल पैदा कर दिया है। क्या ट्रंप एक ऐसी निजी सेना तैयार कर रहे हैं जो उनके प्रति वफादार रहे?
पूरी दुनिया देख रही है कि जो अमेरिका दूसरों को मानवाधिकार और न्याय का पाठ पढ़ाता था, आज वही बनारस की मंडी की तरह बर्ताव कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप के इस कदम से अमेरिका की नैतिक ताकत खत्म हो रही है। अगर पैसा ही न्याय का पैमाना है तो फिर अदालतों की जरूरत क्या है? जज और जूरी की जरूरत क्या है? व्हाइट हाउस के बाहर एक प्राइस लिस्ट टांग दीजिए। चोरी के लिए इतने डॉलर, गबन के लिए इतने। यही लोकतंत्र का अंत है और एक तानाशाही व्यापार की शुरुआत है। अब ट्रंप प्रशासन में क्षमादान गेम क्या है वो जरा समझिए। अमेरिका में क्षमादान में तेजी लाने के लिए प्लान पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पेशल टीम इसके लिए बना दी है। इस टीम में ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ के अधीन बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया है। इसी टीम की रिपोर्ट के आधार पर ट्रंप क्षमादान पर साइन कर देते हैं। अमेरिकी इतिहास में इतने ज्यादा अपराधियों को क्षमा दिया गया है, ये पहली बार हो रहा है। पहली बार एक साथ इतने ज्यादा अपराधियों को क्षमा दिया, ये पहली बार हुआ है वहां पर। आज अमेरिका एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ वो संविधान है जिसे वॉशिंगटन और लिंकन ने बनाया था, दूसरी तरफ ट्रंप की डील है कि अगर हर दिन 6 अपराधी इसी तरह छूटते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब अमेरिका की जेलों में सिर्फ वो गरीब बचेंगे जिनके पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देना होगा कि क्या वो राष्ट्रपति है या किसी जेल ब्रेक एजेंसी के सीईओ है। ये खबर सिर्फ अमेरिका की नहीं है, हर उस इंसान की है जो इंसाफ में यकीन रखता है। ट्रंप की क्षमादान नीति का असर अमेरिका पर क्या पड़ सकता है, जरा वो जान लीजिए। अमीरों के लिए जेल के दरवाजे खुल रहे हैं। जनता में संदेश किया जा रहा है, पैसा है तो माफी है। अपराधियों में खौफ खत्म हो रहा है। अपराधियों को पता है कि राजनीतिक पहुंच उन्हें बचा लेगी। अपराधियों को पकड़ने वाली FBI और पुलिस का मनोबल टूट रहा है। जो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स है वो सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। पीड़ितों को न्याय के बदले सिर्फ मायूसी मिल रही है। पार्डन पावर का इस्तेमाल निजी वफादारी के लिए हो रहा है। दंगाइयों की रिहाई से सड़कों पर अपराध बढ़ने का खतरा भी इसी तरीके से बढ़ गया है और इन रिहाइयों का असर अब अमेरिकी सड़कों पर दिखने भी लग गया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से परेशान है। जब एक खूंखार अपराधी ये जानकर अपराध करता है कि पैसा उसे बचा लेगा तो समाज में डर खत्म हो जाता है। ट्रंप के इस फैसले ने न केवल न्यायपालिका की गरिमा गिराई है बल्कि सुरक्षा व्यवस्था में भी सेंध लगाई है। क्या यह ट्रंप की कोई सोची समझी राजनीतिक चाल है या सिर्फ सत्ता का अहंकार है? पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन जाते जाते अपने परिवार के 5 लोगों के लिए क्षमादान जारी करके गए हैं। ट्रंप ने उस वक्त उनकी आलोचना की। डोनाल्ड ट्रंप पर लग रहे ये आरोप अगर सच है तो ये आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा कानूनी स्टेप है कि पैसा देकर के अपराधियों को छुड़वा दो। ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है बल्कि दुनिया भर के लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी भी है कि क्या अमेरिकी कांग्रेस इस पर लगाम लगाएगी या फिर व्हाइट हाउस इसी तरीके से अपराधियों का सेफ हेवन बनकर के रह जाएगा। तीसरी खबर आपको बताते हैं, दुनिया में टिक 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 की आवाज सुनाई दे रही है और ये घड़ी की सुइयां नहीं है, ये दुनिया के अंत का काउंटडाउन है। नाइजर की राजधानी नियामे से कुछ दूरी पर एक ऐसा खजाना दबा है जो अगर गलत हाथों में लगा तो न्यूयॉर्क से लेकर के दिल्ली और पेरिस से लेकर के रियाद तक सब कुछ राख के ढेर में तब्दील हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं 1000 टन यूरेनियम की। दरअसल खबर आई कि खूंखार आतंकी संगठन ISIS की नजर इस येलो केक पर है। उन्होंने हमला किया, वे नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने कसम भी खाई कि वे दोबारा से वापस जरूर आएंगे। अगर ISIS इस बार सफल हुआ तो उनके पास 107 परमाणु बम बनाने का मसाला होगा। क्या दुनिया हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी ये सब कुछ जानने के बाद? इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के निशाने पर 1000 टन यूरेनियम है। ये तो उससे भी ज्यादा है जिसके लिए ईरान में ये सब कुछ तनाव चल रहा है। नाइजर की नियामे में 1000 टन यूरेनियम रखा है और दुनिया के कुल यूरेनियम का ये 10% है। पूरी दुनिया में अनुमान है कि 10,000 टन यूरेनियम है। यूरेनियम को ही संवर्धित करके परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं।
इस्लामिक स्टेट को दुनिया का सबसे क्रूर आतंकी संगठन माना जाता है। इस्लामिक स्टेट की स्थापना साल 2013 में हुई थी। नाइजर की बात करते हैं। नाइजर दुनिया का 7वां सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है। नियामे के गोदामों में बंद 1000 टन यूरेनियम कोई मामूली पत्थर नहीं है। इस्लामिक स्टेट के लड़ाके पागलपन की हद तक इसे हासिल करना चाहते हैं। हाल ही में हुए हमले ने दुनिया की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। आईएसआईएस ने दिखा दिया कि उनके पास अब सिर्फ AK-47 नहीं है, बल्कि डर्टी बम बनाने वाली बड़ी सोच भी। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने इस यूरेनियम के भंडार पर कब्जा कर लिया तो वे दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर ब्लैकमेलर बन जाएंगे। सोचिए एक ऐसा संगठन जिसके पास ना कोई देश, ना कोई नियम, और अगर उसके पास परमाणु हथियार आ गए तो फिर क्या रह जाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाइजर के पास 1000 टन यूरेनियम मौजूद है और नाइजर सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर नियामे के आसपास ही से रखा हुआ है, उसकी राजधानी के आसपास। पहले यूरेनियम की रक्षा फ्रांस की कंपनी कर रही थी, ये जानकारी मिली, लेकिन अब समझौता ये टूट चुका है, जिसकी वजह से नाइजर की सेना सुरक्षा कर रही है। नाइजर में आतंकी संघर्ष का, आंतरिक संघर्ष का माहौल बना हुआ है। इस्लामिक स्टेट के निशाने पर 1000 टन यूरेनियम है। चीन और रूस जैसे देशों से बात कर रहा है नाइजर कि इसे हटाओ यहां से। इन यूरेनियम को बेचने के लिए वो ये बातचीत कर रहा है। नाइजर सरकार को अब तक कोई सफलता लेकिन हाथ नहीं लगी। अब इस्लामिक स्टेट के लड़ाके एक बार इसे अपने कंट्रोल में लेने के लिए हमला भी कर चुके हैं। हालांकि उन लड़ाकों को इसे कब्जाने में सफलता नहीं मिली। वहीं आईएसआईएस ने इस मामले में साप्ताहिक अखबार अल नबा के माध्यम से एक बयान जारी किया है। इस्लामिक स्टेट ने कहा है कि उसके प्रयास भले ही विफल हो गए हो, लेकिन आने वाले वक्त में वो भंडार को ढूंढ निकालने का पूरा प्रयास करेगा। वैज्ञानिकों का गणित सीधा और डरावना है कि 1000 टन प्राकृतिक यूरेनियम को अगर समृद्ध किया जाए तो उससे कम से कम 107 परमाणु हथियार तैयार किए जा सकते हैं। ये 107 बम दुनिया के 107 बड़े शहरों को नक्शे से मिटाने के लिए काफी। आईएसआईएस को मिसाइल की जरूरत नहीं है। वे डर्टी बम बना करके उसे किसी भी शहर के बीचों बीच फोड़ सकते हैं। रेडिएशन का वो कहर जो पीड़ितों को अपाहिज बना देगा। क्या नियामे की सुरक्षा इतनी पुख्ता है कि वो इन दरिंदों को रोक सके? पिछले हमले में वो बाल बाल बचे, लेकिन अगला हमला शायद सरप्राइज नहीं बल्कि पूरी तरीके से तबाही लेकर के आएगा। अब यूरेनियम में कैसे बनाया जाता है परमाणु हथियार, जरा वो जान लीजिए। यूरेनियम से परमाणु हथियार बनाने के लिए सबसे पहले U-235 यानी कि U-235 की जरूरत होती है। U-235 को संवर्धित कर परमाणु हथियार बनाया जा सकता है। दुनिया के कुल यूरेनियम में सिर्फ 0.72% ही U-235 है। 1000 टन यूरेनियम में सिर्फ 7.2 टन U-235 पाया जा सकता है। U-235 को संवर्धित करने के लिए सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल होता है और U-235 को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। 90% तक संवर्धित यूरेनियम से ही परमाणु हथियार बनाया जा सकता है। अब जरा आपको याद दिला दें कि हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उनमें 65 किलो U-235 का इस्तेमाल किया गया था। अगर इसी संख्या को आधार बनाया जाए तो नाइजर में जो यूरेनियम है उससे औसतन 107 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। हालांकि यूरेनियम होने के बावजूद किसी भी देश या संगठन के लिए परमाणु हथियार बनाना आसान नहीं होता है। फिलहाल तो नाइजर में तख्तापलट के बाद फ्रांस की सेना बाहर है, अमेरिका के बेस बंद है और सुरक्षा का वैक्यूम पैदा हो गया है। इसी वैक्यूम में आईएसआईएस पनप रहा है। आतंक का दूसरा नाम है आईएसआईएस, एक ऐसा संगठन जिसने इंसानियत को शर्मसार किया, जिसने शहरों को कब्रिस्तान बनाया, जो अब दुनिया को परमाणु मलबे में बदलने की फिराक में भी आ गया है। हाल ही में नाइजर के नियामे में 1000 टन यूरेनियम पर कब्जे की कोशिश ने साबित कर दिया कि यह शैतान मरा नहीं है, बल्कि उसने अपना रूप बदल लिया है। आज हम उस पर्दे को उठाएंगे और देखेंगे कि आखिर आईएसआईएस क्या है और ये कैसे काम करता है।
ISIS का पूरा नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है। इसे देश के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकसद है दुनिया भर में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना, कड़े शरिया कानून लागू करना। 2013-14 में इराक और सीरिया के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा किया गया। लूटपाट, फिरौती के जरिए सबसे अमीर आतंकी संगठन भी ये बन गया। तेल के कुओं पर कब्जे किए गए और ISIS अपनी बर्बरता के लिए जाना जाता है। पश्चिमी देश अपनी राजनीति में उलझे हैं और इधर नाइजर का यूरेनियम लावारिस पड़ा हुआ है। रूस के वैगनर ग्रुप की मौजूदगी भी इस खतरे को और ज्यादा पेचीदा बना रही है कि क्या ये यूरेनियम अब ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक प्राइस टैग बन गया है। जब रक्षक ही आपस में लड़ रहे हैं तो भक्षक यानी ISIS का काम तो और ज्यादा आसान हो गया है। दुनिया भर की राजधानियों में सन्नाटा आखिरकार क्यों है? क्यों UN सिर्फ कागजी बयान जारी कर रहा है? आज नाइजर की सीमा पर जो आग लगी है वो कल कहीं तक भी पहुंच सकती है। ISIS के लड़ाकों ने ऐलान किया है कि वो दोबारा से वापस आएंगे और ये कोई धमकी नहीं है, ये एक वादा है तबाही का। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आज नियामे के उस गोदाम की सुरक्षा के लिए अपनी सेनाएं नहीं भेजी तो कल हमें इतिहास के सबसे बड़े न्यूक्लियर टेररिज्म का सामना करना पड़ सकता है। ये जंग जमीन की नहीं, वजूद की है। और अब बात करते हैं हमारी अगली खबर की। इतिहास गवाह है कि रेत सब कुछ निगल लेती है, लेकिन कभी कभी वही रेत अपने सीने को फाड़ करके ऐसे राज उगलती है कि पूरी दुनिया के होश हो जाते हैं। आज से 3000 साल पहले जब इजिप्ट के फिरौन दुनिया पर राज करते थे, तब एक शहर अचानक से गायब हो गया। ये शहर जिसकी तस्वीरें अब आई हैं। इतिहासकारों ने इसे पन्नों में खोजा, वैज्ञानिकों ने नक्शों में खोजा, लेकिन ये शहर कहीं नहीं मिला। आज 2026 में लक्सर के रेगिस्तान से वो खबर आई जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। रेत के नीचे दफन मिला द लॉस्ट गोल्डन सिटी। ये तूतन खामुन के मकबरे की खोज के बाद अब तक की सबसे बड़ी खोज है। हम आपको शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जो 30 सदियों से इंसानी आंखों से ओझल था। क्या ये सिर्फ पत्थर है या फिरौन का कोई अधूरा ख्वाब है? इजिप्ट के मशहूर पुरातत्वविद ज़ही हवास और उनकी टीम तूतन खामुन के मुर्दाघर मंदिर को खोजने निकले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे कुदाल जमीन में धंसी, पत्थर नहीं बल्कि इतिहास की दीवारें निकलने लगी। ये कोई छोटा गांव नहीं था, ये एक पूरा का पूरा शहर था, द राइज ऑफ एटेन। इसकी दीवारें आज भी 10 फीट ऊंची खड़ी हैं, जैसे कल ही यहाँ लोग रह रहे हो। सोचिए, 3000 साल तक ये शहर अपनी सांसें रोककर रेत के नीचे दबा रहा। यहाँ की हर ईंट पर फिरौन आमेन होटल की मोहर लगी हुई है। ये उस दौर का न्यूयॉर्क था जहां इजिप्ट की हुकूमत चलती थी। पुरातत्वविदों को क्या क्या मिला है इस दौरान, जरा वो भी जान लीजिए। इस दौरान पुरातत्वविदों को मिला है इजिप्ट के टूरिज्म और एक्टिविटीज मंत्रालय के नेतृत्व में जो खोज हुई है उसमें पुराने सोने के शहर को फिर से जिंदा करना नाम के प्रोजेक्ट का ये हिस्सा थे। वो एक लंबे समय से चल रहे प्रोजेक्ट का हिस्सा। बिखरे हुए औजारों और टूटी दीवारों से कहीं ज्यादा मिला है। इजिप्ट के सुकारी पहाड़ में इसकी खोज की गई। ये पहाड़ आज भी सोने के लिए जाने जाते हैं। सुकारी पहाड़ से आज भी सोने की खुदाई की जाती है और इसे सोने का शहर सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता कि यहाँ सोना मिला है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये इजिप्ट का स्वर्ण युग था। खुदाई में ऐसी चीजें मिली जो आपको हैरान कर देंगी। शाही कारखाने मिले जहां फिरौन के लिए गहने और सजावटी चीजें बनती थी। बेकरी मिली जहां रोटियां पकाने के लिए सांचे आज भी रखे हुए हैं। अंगूठी और ताबीज मिली जो बताते हैं कि यहाँ के लोग कितने समृद्ध थे। ये शहर ये बताता है कि 3000 साल पहले भी इंसान तकनीक और कला में हमसे कम नहीं था। लेकिन सवाल यह कितना भव्य शहर अचानक इतिहास से मिट कैसे गया? क्या किसी युद्ध ने से खत्म किया या फिरौन के किसी सन की फैसले? पूरी दुनिया तूतनखामुन के खजाने की दीवानी है।
लेकिन इस शहर की खोज ने तूतनखामुन के बचपन, उसके राजपाट के उन पन्नों को खोल दिया है जो अब तक फटे हुए थे। ये शहर तूतनखामुन और उसके उत्तराधिकारी एवाई के दौर में भी आबाद था। यहाँ मिले सबूत बताते हैं कि कैसे अचानक राजधानी बदल गई और लोग इस शानदार शहर को छोड़ करके चले गए। क्या वो कोई महामारी थी या फिर देवताओं का श्राप? आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ ऐसी कब्रें मिली हैं जो अजीबोगरीब तरीके से दफन है, जैसे किसी बैल की कब्र या इंसान के कंकाल जिनके हाथ रस्सियों से बंधे हैं। ये शहर जितना सुंदर है उतना ही डरावना है। एडवांस्ड गोल्ड प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स में क्या कुछ होता था, जरा वो जान लीजिए। पत्थर को पीसने और तोड़ने का ये केंद्र था। पत्थर के अंदर मौजूद सोने की जो बारीक नसों को निकालने का काम है वो यहाँ पर किया जाता था। यहाँ फिल्ट्रेशन बेसिन, सेंडिमेंट टैंक और मिट्टी की भट्टियां भी मिली हैं जो सोने को गलाने और शुद्ध करने के लिए डिजाइन की गई। और इससे ये पता चलता है कि ये कोई अस्थायी कैंप नहीं था, बल्कि ये एक व्यवस्थित सोने का खदान था। यहाँ असली फेरोनिक युग के आर्किटेक्चरल अवशेष मिले हैं। इसके अलावा रोमन और इस्लामिक समय के भी आर्किटेक्चरल अवशेष यहाँ पर पाए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये खोज हमें ये समझने में मदद करेगी कि प्राचीन मिस्रवासी कैसे जीते थे, क्या खाते थे और कैसे काम करते थे। ये मिस्र के इतिहास की तस्वीर को पूरा करने वाला वो आखिरी टुकड़ा है जो खो गया था। लेकिन क्या ये खोज पूरी हो गई है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी तो सिर्फ शहर का एक हिस्सा मिला है। रेत के नीचे अभी भी सैकड़ों कमरे, मंदिर और शायद फिरौन के गुप्त खजाने भी दबे हो सकते हैं। ज़ही हवास का कहना है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। मिस्र का रेगिस्तान अभी और भी राज उगलने वाला है। स्टेट इंफॉर्मेशन सर्विस इजिप्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एक्टिविटीज के मोहम्मद इस्माइल खालिद ने बताया कि ये अवशेष एक बहुत ही सोच समझकर किया गया ऑपरेशन दिखाते हैं। सोना बस इकट्ठा नहीं किया गया था, इसे निकाला गया, प्रोसेस किया गया और कुशलता से रिफाइन किया गया। तो वर्ल्ड नाउ में आज की खबरों में इतना ही। कल फिर से मिलेंगे, आपको बताएंगे कुछ और खबरें। फिलहाल वक्त से ब्रेक का है। आप कहीं मत जाएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।